हाँ जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सारे बच्चे? तो मैं गजेंद्र अग्रवाल, आपका बॉटनी एजुकेटर, है ना। तो पूरा साल अपन जो भी बॉटनी का पोर्शन है वो कवर करेंगे। ये जो अपना बॉटनी का पोर्शन है, इसकी वेटेज बच्चों बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात आप सब जानते हो कि हमारा जो पूरा बायोलॉजी का सेक्शन है, इसकी अगर मार्क्स की बात करें तो इसमें हाई स्कोर रखना हमेशा बहुत जरूरी है। और इसका एक ही तरीका हाई स्कोर का, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो और थ्रू आउट द ईयर अपनी एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखो। तो अपन जो भी करेंगे, अपन सारी एनसीईआरटी को क्लास में लाइन सारा का सारा अपन रीड इसको करके चले, है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी क्वेश्चन वेटेज बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। तो हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो इसकी अपन बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है व्हाट इज द सेल साइकिल। सबसे पहले बात करते हैं सेल साइकिल क्या है। तो अपने पास यहां पे दो शब्द हैं, एक शब्द है सेल और दूसरा शब्द है साइकिल। तो साइकिल शब्द को अपन आगे लाते हैं, तो साइकिल शब्द को अगर आगे लेकर आते हैं तो हमारा इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बन गया? साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज इन ए सेल। तो जो आपकी सेल है, इस सेल के अंदर क्या आएंगे? साइक्लिक चेंज। अब ये साइक्लिक चेंज क्यों आ रहे हैं, इनका आने का कारण क्या है? क्या ऐसी जरूरत है कि इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं? तो साइक्लिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं? इन साइक्लिक चेंजेस के अंदर सेल को पहले क्या करना है? अपने सारे कंटेंट को डुप्लीकेट करना है ना। और डुप्लीकेट करने के बाद में अब इसको क्या करना है? डिवाइड। तो इन साइक्लिक चेंजेस में सेल क्या करेगी? पहले क्या करेगी? सारे कंटेंट को डुप्लीकेट करेगी, डबल करेगी। और जब सारा का सारा कंटेंट डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो अब वो क्या करेगी? डिवाइड, है ना। तो क्या मतलब हो गया सेल साइकिल का? साइक्लिक चेंज इन ए सेल, साइक्लिक चेंज इन ए सेल बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स कंटेंट एंड फाइनली डिवाइड इनटू टू। जैसे ये एक सेल है, इस सेल को डिवाइड करना है। डिवाइड कर कर इसको कितनी सेल बनानी है? दो सेल बनानी है। तो दो सेल बनाने के लिए ये सेल पहले क्या करेगी? पहले अपने कंटेंट को डबल करेगी। जब तक इसका कंटेंट डबल नहीं होता तब तक ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, है ना। तो दो पार्ट में आएगा ना, पहले क्या करेगी? कंटेंट को डबल, और डबल करने के बाद क्या करेगी? डिवाइड। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेल साइकिल होता है, इस पूरे सेल साइकिल के अंदर हम दो फेज लेते हैं। एक फेज होती है इंटर फेज और दूसरी फेज होती है एम फेज। इंटरफेज एंड द एम फेज। ठीक है। अब हमने क्या कहा? डुप्लीकेट इट्स कंटेंट देन डिवाइड इनटू टू। तो ऑब्वियस है कि जो हमारी इंटरफेज होती है, इस इंटरफेज के अंदर ये सेल क्या करती है? अपने कंटेंट का डुप्लीकेशन करती है, और डुप्लीकेशन करने के बाद में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया कि इंटरफेज में से और एम फेज में से रियल में जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन कौन सी फेज में होता है? एम फेज। कौन सी फेज में होता है? एम फेज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सोल्व करो कि सेल को वास्तव में डिवीजन की प्रिपरेशन में टाइम लगेगा या डिवाइड करने में टाइम लगेगा। एक छोटी सी बात करते हैं, एक हलवाई है, हलवाई को मिठाई तैयार करने में टाइम लगता है या खाने में टाइम लगता है? अब घर की बात करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, खाने में बहुत कम टाइम लगता है। इसका मतलब वो जो खाना बन रहा है उसकी प्रिपरेशन की बात अगर है तो वहां टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वही बात यहां पर है कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड नहीं कर रही। इंटरफेज में क्या कर रही है? डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही है। तो इसमें लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो जो इंटरफेज होती है, इस इंटरफेज में कितना टाइम लगता है? लगभग 95% ऑफ टोटल। तो एम फेज में केवल 5%।
तो ये हमारा बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि पूरे सेल साइकिल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन है? इंटरफेस। कौन है वो? इंटरफेस, है ना? तो यहां से हमारे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल साइकिल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन है? इंटरफेस। अब मैं अगर इस पूरे सेल साइकिल की ड्यूरेशन की बात करता हूं, तो पूरे सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है ना, वो ड्यूरेशन हाईली वेरिएबल होती है। ये जो ड्यूरेशन होती है, ये ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करती है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये ड्यूरेशन सेल टू सेल भी वेरी करती है। अगर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यहां पर आपको एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ह्यूमन को किससे कंपेयर किया हुआ है? इससे किया हुआ है। ह्यूमन में अगर अपन ऑन एन एवरेज 24 आवर का साइकिल माने, तो 24 आवर में से लगभग 23 आवर की तो क्या है? इंटरफेज है ना? तो इसका मतलब हमारी जो एम फेज है वो केवल 1 आवर की है, केवल 1 आवर की। और यही अगर इससे कंपेयर करते हैं, तो इसमें ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कितने टाइम में हो रहा है? 90 मिनट। तो हमारा स्टेटमेंट था ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सेल टू सेल। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर रहा है। ऑब्वियस है, ह्यूमन में अलग ड्यूरेशन है, ईस्ट में अलग ड्यूरेशन है, ह्यूमन की ड्यूरेशन इससे कहीं ज्यादा है। अब बात आते हैं सेल टू सेल। तो सेल टू सेल अगर समझना है, तो ह्यूमन को एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल ऐसी हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिवाइड कर रही है, या कह दो लगातार डिवाइड करती जा रही है। हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एज पर द रिक्वायरमेंट डिवाइड होती है, जब बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होता है तब वो डिवाइड करती हैं। और कुछ सेल ऐसी भी तो हैं जो कभी डिवाइड करती ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी बॉडी की सारी सेल डिवाइड कर रही है और इक्वल रेट पे डिवाइड कर रही है, नहीं। कुछ सेल बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिवाइड कर रही है, कुछ सेल कम रेट से डिवाइड कर रही है, और कुछ सेल ऐसी भी है जिनमें डिवीजन हो ही नहीं रहा। तो दोनों बातें आती हैं कि जो ड्यूरेशन होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करती है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के साथ सेल टू सेल भी वेरी करती है। क्लियर है ना? तो ह्यूमन में क्या आ गया? हमारा 24 आवर आ गया, और ईस्ट में क्या आ गया? हमारा 90। क्लियर? अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका एनसीईआरटी का, इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि ये जो सेल साइकिल है ना, ये साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड फिनोमिना है। ये जो आपका सेल साइकिल होता है ना, ये अनकंट्रोल्ड नहीं होता। क्या होता है? ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो अनकंट्रोल्ड है ना, वो तो कैंसर है। व्हाट इज द कैंसर? अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो सेल साइकिल रैंडम नहीं होता, सेल साइकिल इज हाईली कंट्रोल्ड फिनोमेना। इसको जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। जेनेटिक लेवल पे कैसे कंट्रोल होता है, कैसे मैनेज होता है, ये अपन पूरा सेल साइकिल को स्टडी करने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। इसका जेनेटिकली कंट्रोल होता कैसे। तो भी ये ध्यान रखना है कि सेल साइकिल इज ए जेनेटिकली कंट्रोल्ड फिनोमेना। हर स्टेप इसका जेनेटिकली कंट्रोल होता है। क्लियर है? तो अपन दो फेज में बांटा था सेल साइकिल को अभी। वो दो कौन कौन सा था? हमारा इंटरफेज और दूसरा एमफेज। तो पहले अपन बात करते हैं इंटरफेज की। तो अगर इंटरफेज की बात अगर अपन करते हैं, तो सबसे पहले यहां अपन दो वर्ड लेते हैं। एक वर्ड है इंटर, एक वर्ड है फेज। इंटर का लिटरल मीनिंग क्या है? बिटवीन। क्या है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होकर इसने कितनी सेल बनाई? दो। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करेंगी तो ये फिर से दो दो सेल बनाएंगे, है ना? अब एक डिवीजन ये है और एक डिवीजन ये है, तो दो सक्सेसिव डिवीजन जो होंगे, इन दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में सेल को डिवाइड करने के लिए एक टाइम गैप चाहिए, जिसमें वो क्या करेगी? तैयारियां। तो वो जो टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को क्या कहते हैं? हम इंटरफेज। तो इंटरफेज का लिटरल मीनिंग क्या है? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव डिवाइडिंग फेज। व्हाट इज द इंटरफेज? टाइम गैप कह दो या फिर टाइम इंटरवल कह दो। क्या है ये? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव
डिवाइडिंग फेज। दो सक्सेसिव डिवाइडिंग फेज के बीच का जो टाइम गैप है वो क्या है? इंटरफेज। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या वास्तव में इंटरफेज में डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही, क्या कर रही है? डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही है। क्या कर रही है? डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही है। तो इस इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? प्रिपरेशन फेज। क्या कहते हैं हम? प्रिपरेशन फेज। लेकिन जो पहले के साइंटिस्ट है ना, पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि इंटरफेज वो फेज है जहां सेल डिवाइड नहीं करती। तो दिमाग में क्या आया? इसका मतलब सेल रेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? सेल रेस्ट। तो वो साइंटिस्ट क्या कहते थे कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज इज द रेस्टिंग। लेकिन यहां ध्यान रखो, अगर मैं रेस्टिंग कहूंगा तो रेस्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं? डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टिंग कह रहा हूं। मतलब यहां सेल डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड नहीं कर रही। तो डिवाइड नहीं कर रही या कुछ भी नहीं कर रही? डिवाइड नहीं कर रही, कुछ तो कर रही है। तो वो डिवाइड कर रही है या डिवीजन की तैयारियां कर रही है? डिवाइड नहीं कर रही, डिवीजन की तैयारियां कर रही है। इसका मतलब अगर मैं डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रेस्टिंग है। लेकिन अगर मैं यही मेटाबॉलिकली बात करूं तो मेटाबॉलिकली ये रेस्टिंग नहीं है। मेटाबॉलिकली इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज। Metabolically, it is the most active. Where cell do not divide, but it prepare itself for the division. तो मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया? कि सेल को डिवीजन में जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उसको डीएनए चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको एंजाइम चाहिए, उसको लिपिड चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, व्हाटएवर एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन, वो सारा क्या करेगी? यहां पर तैयार कर लेगी। अभी मैंने क्या कहा था कि खाना बनाना है, खाना बनाने में जो भी तैयारियां करनी है वो सारी तैयारियां पहले करके बैठेंगे। जब सारी तैयारियां होंगी तभी काम आगे बढ़ेगा। जब तक सारी तैयारियां नहीं होगी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेल को डिवीजन में जो कुछ भी चाहिए वो सारा सेल यहां बनाकर रख लेगी। तो डिवाइड नहीं कर रही है, डिवीजन की तैयारियां कर रही है। तो डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा? रेस्टिंग है। लेकिन मेटाबॉलिकली बोलूंगा तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। अब यहां पर जो होने वाले चेंजेस होते हैं वो चेंजेस बाहर से दिखाई नहीं देते। तो इसी को क्या बोलते थे? इनविजिबल फेज। क्या बोलते थे? इनविजिबल। इनविजिबल केवल क्यों बोलते थे? क्योंकि यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक लेवल पर सेल में जो चेंज आ रहे हैं वो चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इसी को साइंटिस्ट पहले क्या बोलते थे? इनविजिबल फेज, है ना। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखना है कि इंटरफेज क्या है? दो सक्सेसिव डिवीजन फेज के बीच का इंटरवल है जहां पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि ये रेस्टिंग फेज है। बाद में क्या पता लगा कि केवल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टिंग है। दैट मीन कि सेल यहां डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है जहां वो अगले डिवीजन की तैयारियां कर रही है ना। और इसमें होने वाले चेंजेस दिखाई नहीं देते। तो इसी को क्या कहते थे? इनविजिबल फेज। क्या कहते थे? इनविजिबल। तो इस इंटरफेज को अब आगे तीन सब फेज में डिवाइड करते हैं। वो तीन सब फेज कौन कौन सी हैं? G1, S and the G2, divided in the three subphase G1, S and G2। ठीक है बच्चों। तो अब इस G1, S और G2 की बात करते हैं। अगर इस पूरे सेल साइकिल को मैं एक पाई डायग्राम से समझाऊं, अगर पूरे सेल साइकिल को मैं एक पाई डायग्राम की फॉर्म में लूं, है ना, इस तरह से ये मेरा पूरे सेल साइकिल का पाई डायग्राम है। तो पूरे सेल साइकिल का मेरा ये जो इतना सा पार्ट है, ये मेरा पार्ट क्या है? एम फेज है। और इसको छोड़कर ये जो पूरा का पूरा है ये क्या बन गया? मेरा इंटरफेस, है ना। अब इंटरफेस को हमने फिर से तीन फेज में डिवाइड किया। वो तीन फेज कौन कौन सी है हमारी? ये है हमारी G1, ये है हमारी S और ये है हमारी G2। अब इनके फीचर याद रखना ना बच्चा, तो बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। इसका मतलब हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? G1, S, G2, M। G1, S, G2, M
ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? G1 S G2 देन M। अब मैं जीवन की बात करता हूं। तो जीवन जो होती है, G1 का यहां लिटरल मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ फेज फर्स्ट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? गैप फेज फर्स्ट। जो जीवन है हमारा, जीवन क्या है हमारा? ग्रोथ फेज फर्स्ट, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? गैप फेज फर्स्ट, है ना? तो फिर बच्चों इसको अपन क्या कह देंगे बोलो? तो ये क्या हो गया हमारा? ग्रोथ फेज सेकंड कह दो, या क्या कह दो? गैप फेज सेकंड, है ना? और यहां पर हमारा एस का मीनिंग क्या हो गया? सिंथेटिक फेज। तो ये तो हमारे शब्दों का मतलब आ गए कि जीवन क्या है हमारा? ग्रोथ फेज फर्स्ट है या फिर गैप फेज फर्स्ट है। G2 क्या है हमारा? ग्रोथ फेज सेकंड है या फिर गैप फेज सेकंड है। और एस का मतलब क्या है हमारा? सिंथेटिक। पहला मीन। अब जीवन पे ध्यान दें तो जीवन हमारी एम के बाद आ रही है, एस से पहले आ रही है। तो एम के बाद और एस से पहले आ रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को अपन क्या कहते हैं? एम के बेस पर बात करेंगे तो ये हमारी पोस्ट माइटोटिक, या हम क्या कह दें? प्री सिंथेटिक, है ना? और इसकी अगर बात करेंगे तो ये हमारी क्या बन गई? चलो चेक करो सारे बच्चे। एस के बाद ना और एम से पहले ना, तो एम से पहले है तो क्या कह देंगे? प्री माइटोटिक। और एस के बाद है तो क्या कह देंगे? पोस्ट सिंथेटिक। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं जीवन की बात करता हूं तो जीवन किस किस के बीच में है? एम और एस के बीच में। तो जीवन क्या है मेरा? इंटरवल बिटवीन एम एंड एस। तो ये मेरा क्या बन गया? इंटरवल बिटवीन एस एंड एम, है ना? तो ये हमारे सिंपल मीनिंग है कि इंटरफेस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, G1 S G2, और G2 के बाद क्या आएगा? M। M के बाद सेल वापस कहां जाएगा? G1। तो ये हमारे सेल साइकिल का एक जनरल पाई डायग्राम है। दो पार्ट में बांटा, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को फिर से तीन पार्ट में बांटा, G1 S एंड G2, और फिर हमारा क्या आएगा? एम फेज, है ना? तो बिल्कुल एक सेल साइकिल का बेसिक पार्ट है।